हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। यहाँ पर वेलकम टू इंजीनियरिंग विद रजनीश। यहाँ पर हम एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का उसका डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आप लोग ट्राई करें करने का। For which of the following substance the internal energy and enthalpy are the function of temperature only। यहाँ पे कह रहा है कि क्या है इंटरनल एनर्जी, इसका फंक्शन है ओनली टेम्परेचर का, एंड एंथैल्पी H इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये किसके लिए है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी है ये केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ओनली फॉर परफेक्ट गैस, ओनली फॉर परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के लिए ही ऐसा है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी हमारा फंक्शन हो जाता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, एंड एंथैल्पी हमारा फंक्शन हो जाता है टेम्परेचर एंड प्रेशर का। ये किसके लिए है, ओनली फॉर रियल गैस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर परफेक्ट गैस। ये हमारे आइडियल गैस के लिए ये रियल गैस के लिए होता है, ये हमारा परफेक्ट गैस या आइडियल गैस के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्नेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो जो हमारा फर्स्ट लॉ है क्या कहता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो ये हमारा क्या है, हीट है, दिस इज हीट एंड दिस इज वर्क, दिस इज इंटरनल एनर्जी। एंड इंटरनल एनर्जी क्या है हमारा, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ये ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्नेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है, फ्लो अगेंस्ट वैक्यूम। यानी कि वैक्यूम में जो हमारा फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो इससे क्या होगा, हमारा इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, मींस U1 इक्वल टू U2। अगर ये ऐसा है और हमने अभी आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, ओनली फॉर टेम्परेचर का, ओनली फॉर परफेक्ट गैस, यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू T2। और ये हमारा फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या है, ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इन सब पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है। तो क्या होगा, वर्क डन इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ। हमने देखो जीरोथ लॉ पढ़ा है, जीरोथ लॉ क्या होता है, बेसिक क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या इससे हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट लॉ हमारा क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या इसी समय क्या पता चलता है, काइनेटिक एनर्जी का पता चलता है, काइनेटिक एनर्जी का पता चलता है। सेकंड लॉ हमारा क्या बताता है, एंट्रोपी का बताता है। सेकंड लॉ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन पता चलती है सेकंड लॉ से। और इसी समय क्या पता चलता है, एंट्रोपी पता चलता है, एंट्रोपी या रैंडमनेस हम बोल रहे हैं इसे।
रैंडमनेस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स asserts the following is a thermodynamic property। फर्स्ट लॉ हमारा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। अब यहाँ पे बताओ कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन सी है? अभी हमने आपको बताया था, ये हमारा हीट है, ये वर्क है, ये इंटरनल एनर्जी है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमारा क्या है? एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? कौन सा प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बताता है? इंटरनल एनर्जी। फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू। क्लोज सिस्टम के लिए कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन Q एंड वर्क डन इज इक्वल टू। इसका डिफरेंस क्या होगा? हमें पता है कि Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। क्या पूछा है? Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा? इंटरनल एनर्जी मीन्स जो हमारा हीट और वर्क डन का डिफरेंस है, ये इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। और इंटरनल एनर्जी हमारा क्या है? एक पॉइंट फंक्शन है। विच एस्पेक्ट डज नॉट परटेन टू ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। अभी हमने आपको बताया था फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, पहला या दूसरा क्वेश्चन था। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है? वर्क डन जीरो होता है, हीट ट्रांसफर जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? U1 बराबर U2 होगा। जब U1 बराबर U2 होगा तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? ओनली टेम्परेचर का है, तो T1 बराबर T2 है। बट ये प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल नहीं होगा, और ये हमारा क्या होता है? हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अभी हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं क्या है। वर्क डन विद जीरो, ये भी सही है। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, हमने कहीं भी प्रेशर की बात नहीं किया है। नो चेंज इन टेम्परेचर, ये भी सही है क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट होता है। नो गेन और लॉस ऑफ हीट मीन्स Q इक्वल टू जीरो, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? बी। कौन सा? नॉट परटेन टू ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा? बी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड ऑन। अभी हमने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है? ओनली फॉर टेम्परेचर का। किसके लिए? परफेक्ट गैस के लिए, परफेक्ट गैस के लिए। अगर यही हमारा इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन हो जाएगा? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर रियल गैस। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड्स ऑन। परफेक्ट गैस के लिए फंक्शन केवल टेम्परेचर का होगा, रियल गैस के लिए टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दोनों का होगा। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर P of a fixed mass of an ideal gas changes by delta P and its volume V changes by delta V. The value of delta V over V is given by। हम एडियाबैटिक प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। P गामा इंटू V की पावर गामा माइनस 1 इंटू DV प्लस V की पावर गामा इंटू DP इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम मैनेज करते हैं, क्या हो जाएगा? P इंटू गामा इंटू V की पावर गामा माइनस 1 इंटू DV इज इक्वल टू माइनस V की पावर गामा इंटू DP, P इंटू गामा इंटू V की पावर गामा अपान V लिख सकते हैं इसे हम, इंटू DV इज इक्वल टू माइनस V की पावर गामा इंटू DP। आप यहाँ से देखेंगे तो V की पावर गामा कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बचेगा? गामा इंटू DV ओवर V इज इक्वल टू माइनस DP ओवर P।
हमें यहाँ पे पूछा क्या है, डेल्टा वी ओवर वी क्या होगा, तो यहाँ पे डी वी ओवर वी इज इक्वल टू 1 बाई गामा इंटू डी पी बाई पी माइनस के साथ, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बेस इसको हमें सिंपल क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हमें स्लोप पता चल जाएगा। यहाँ पे यही पूछा है कि डेल्टा वी ओवर वी क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसको हम सिंपल क्या डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा वी ओवर वी की वैल्यू आ जाएगी -1 अपान गामा इंटू डी पी ओवर पी। नाइन्थ का क्या आंसर हो जाएगा, बी। द एक्सप्रेशन पी डी वी गिव्स द मेजर ऑफ, पी डी वी किसके लिए वैलिड होता है, क्या ये वैलिड होता है एसटीडी फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, ये ओपन सिस्टम के लिए है ही नहीं। नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम ये भी नहीं है, एनी सिस्टम एनी प्रोसेस ये भी नहीं है, तो पीडीबी वर्क किसके लिए होता है, पीडीबी वर्क हमारा होता है क्लोज सिस्टम के लिए। क्लोज्ड सिस्टम यानी कि नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस, आंसर क्या हो जाएगा 10th का बी। विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, देखो प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो उसके मास या साइज पे डिपेंड करती है, इन दोनों पे डिपेंड करती है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो उसके मास या साइज पे ना डिपेंड करती हो, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, ये सारी क्या है हमारी। और ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिसके भी नेम के पहले स्पेसिफिक लग जाए वो सारी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एंड रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो क्या स्पेसिफिक एंथैल्पी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ ये है। वॉल्यूम है, नहीं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आंसर क्या हो जाएगा 11th का ए। वन ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम एमंग्स द फॉलोइंग इज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, जो उसके मास या साइज पे डिपेंड करे। क्या प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, नहीं, ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम उसके साइज पे डिपेंड करता है, हाँ, ये क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बी। इफ टू लिक्विड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड then the final temperature of mixer liquid can be obtained by 0th law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law of thermodynamics। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जब दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं हम उसका जो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, मीन्स क्यू लॉस बराबर क्यू गेन, या एनर्जी लॉस, कितना एनर्जी लॉस हुआ और वही एनर्जी दूसरे में क्या होगा, गेन होगा। यही हमारा क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मीन्स जो एनर्जी एक में किसी लिक्विड के द्वारा लॉस होगी वही एनर्जी दूसरे लिक्विड के द्वारा गेन होगी। तो इसी के हेल्प से हम फाइनल टेम्परेचर, मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इक्वल्स टू वर्क डन, कह रहा है हीट सप्लाइड इन ए सिस्टम इक्वल्स
to work done in case of non-flow process. Non-flow process मतलब क्या होता है? Closed system. Carried out isochorically, isobarically, isothermally, adiabatically. ये कब होगा? हीट ट्रांसफर इक्वल टू वर्क डन कब होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इक्वल्स टू द वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। मीन्स हीट इक्वल टू वर्क डन कब होगा? हमें पता है Q इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही है डेल्टा U। Q इज इक्वल टू डेल्टा W को हम क्या लिख सकते हैं? PdV वर्क लिख सकते हैं प्लस डेल्टा U। अब कह रहा है हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इक्वल टू वर्क डन। ये कब होगा? वर्क डन के बराबर कब होगा? जब ये हमारा क्वांटिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा? ये U1 बराबर U2 कब होगा? मीन्स ये डेल्टा T जीरो कब होगा? जब डेल्टा U जीरो कब होगा? जब ये T1 बराबर T2 हो, यानी कि ये क्या हो? आइसोथर्मल होना चाहिए। जब ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तभी हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर परफेक्ट गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14th का C हो जाएगा। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है? अभी जस्ट इस क्वेश्चन में हमने बताया कि आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे U1 बराबर U2 है, यानी कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या होगा? इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी इज रिमेन्स कांस्टेंट। An adiabatic process in a thermodynamic system is one in which there is। adiabatic process क्या होता है? देखो adiabatic process में क्या होता है? Q इक्वल टू जीरो होता है। बस इसी को देख के आपको आंसर करना है। ए लिमिटेड हीट ट्रांसफर, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है। नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, हाँ ये सही है। नो एनर्जी ट्रांसफर टू और वर्क टू और फ्रॉम द सिस्टम ऑफ थ्रू द बाउंड्री, ये भी नहीं सही है। नो इंटरनल एनर्जी चेंज इन सिस्टम, ये भी नहीं सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16th का B हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट ट्रांसफर हमारा जीरो होता है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ए गैस इन ए कंटेनर ए, एक कंटेनर ए है, इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर गैस ऑफ द सेम मास, मास भी दोनों का क्या है? सेम है। इन कंटेनर भी, दो कंटेनर है जिसमें सेम मास के गैसेज हैं। इफ द करस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम्स डिनोटेड बाय सफिक्स ए एंड वी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो क्वेश्चन कुछ बहुत सिंपल है। कह रहा है ये दो कंटेनर है, ये ए है, ये कंटेनर बी है। इन दोनों में कुछ गैस भरी हुई है, ठीक। इसका प्रेशर पीए है, इसका वॉल्यूम क्या है? वी है। इसका प्रेशर पीबी है, इसका वॉल्यूम क्या है? वीबी है। अब कह रहा है ये दोनों क्या है? थर्मली इक्विलिब्रियम है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर जो है टीए और टीबी दोनों क्या है? बराबर है। टीए बराबर टीबी है। और कह रहा है इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। हमें पता है परफेक्ट गैस क्या होता है? PV इक्वल टू MRT। तो हम दोनों कंटेनर के लिए लगा देते हैं। PA VA बराबर MRTA, PB VB इज इक्वल टू MRTB। अब हमें पता है कि ये क्या है? थर्मली इक्विलिब्रियम है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब यहां से देखो हम क्या करेंगे? TA इक्वल टू क्या होगा? हमें दिखाना है TA इज इक्वल टू TB। तो TA इक्वल टू TB क्या हो जाएगा? PA VA बाई MR इज इक्वल टू PB VB इज इक्वल टू MR। MR कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? PA VA
इज इक्वल टू पीबी वीबी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो कंटेनर है, कंटेनर ए कंटेनर बी, इसमें कुछ गैस है, दोनों का मास m है, दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो बस हमें परफेक्ट गैस इक्वेशन लगाना है, दोनों का टेम्परेचर क्या कर देना है, सेम कर देना है। तो उससे जो रिलेशनशिप आएगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। A closed balloon containing 10 kg of helium gas receives heat 5 kg kilojoule per kg of heat. During this process, the volume of balloon slowly increases by 0.2 meter cube at constant pressure P. The change in internal energy in kilojoule. देखो सबसे पहले क्या है, गिवन डाटा हमें दे, गिवन डाटा क्या है, मास इज इक्वल टू 10 kg है। क्यों, कितना दिया है, 5 किलो जूल पर केजी। इसको हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 किलो जूल हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है 2.2 मीटर क्यूब, एंड प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 100 किलो पास्कल। और द चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा है, डेल्टा यू पूछा है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। अब यहाँ से डेल्टा यू आ जाएगा हमारा Q माइनस डब्ल्यू से। Q दिया हुआ है, Q हमने कैलकुलेट किया है कितना है 50। अब W कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। W क्या हो जाता है हमारा PdV वर्क है, प्रेशर कितना है 100 है, वॉल्यूम में चेंज कितना है 0.2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 20 किलो जूल आया। वर्क डन हमारा कितना है 20 किलो जूल आया, माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 किलो जूल। जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया वो आ जाएगा 30 किलो जूल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। कुछ नहीं करना है आपको, मास दिया है, हीट दिया है, पर केजी में दिया है, जिसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लिए। क्यों, क्योंकि आंसर हमारा जो है किलो जूल में पूछा है। तो इससे बेटर है कि हम पहले ही कन्वर्ट कर लें, तो हमें इजीली कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स और लीव्स, मीन्स इसका मतलब है Q इक्वल टू 0। ये किस प्रोसेस में पॉसिबल है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में पॉसिबल है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस ही होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस ही होता है। आइसोबारिक प्रोसेस नहीं, इसमें हीट ट्रांसफर जीरो नहीं होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, हीट ट्रांसफर जीरो नहीं होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा। Two gases X and Y having the same temperature T and the same pressure P। दो गैसेस हैं X and Y जिनका टेम्परेचर T and प्रेशर P है, and the same volume V are mixed। If the mixture has volume V and temperature T, then the pressure of mixture will be। देखो दो गैसेस हैं, सिंपल आपको एकदम बेसिक से चलना है। दो गैसेस हैं, इसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, मास हमने मान लिया M1 है। दूसरी गैस है, इसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, मास के बारे में नहीं दिया है, हमने M2 मान लिया। अब कह रहा है कि इफ द मिक्सर हैज द वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, इन दोनों को मिला के हमने क्या बना लिया, एक मिक्सर बना लिया। तो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम V हो रहा है, टेम्परेचर T हो रहा है, प्रेशर के बारे में पूछा है, तो मास हमने मान लिया M3 है। अब हमें कुछ नहीं करना है, क्या है मास को बैलेंस कर देना है यहाँ पे। तो M1 प्लस M2 बराबर क्या हो जाएगा M3 हो जाएगा। अब हमें पता है PV इक्वल टू क्या होता है MRT, M इक्वल टू क्या हो जाएगा
PV ओवर RT। तो M1 की जगह पे क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT प्लस M2 पे क्या हो जाएगा, PV ओवर RT। यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, फाइनल प्रेशर जो है हमारा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं PT, P टोटल। तो यहाँ पे हो जाएगा PT इंटू वी अपॉन RT। RT 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 कैंसिल, यहाँ से V कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, P प्लस P इज इक्वल टू PT। तो PT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2P। तो फाइनल प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा, 2P। आंसर क्या हो जाएगा, 2P। द पिस्टन ऑफ वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेनिंग ए गैस। इसमें एक गैस है जिसका मास कितना है, 60 kg है, एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 0.04 मीटर स्क्वायर है। द एंटायर सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए वैक्यूम चेंबर। ये सिस्टम किसमें प्लेस किया जाता है, वैक्यूम चेंबर में। इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज 70 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द सिलेंडर। देखो इसमें ये गैस है, अब ये गैस है, ये हमारा क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो इसका एरिया कितना है, 0.04 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेगा, इस पे ये हमारा क्या है, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा, M इंटू जी। M क्या है, यहाँ पे इसका मास दिया हुआ है 60 kg। तो ये गैस है, इसका मास ये हमारा कितना 60 kg दिया हुआ है। mg इंटू ए, एरिया हमारा कितना है 0.04 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितना है 60 इंटू जी की वैल्यू कितना दिया है 9.8 अपॉन 0.04। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो p की वैल्यू आएगी 14715 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये आंसर हमारा किसमें दिया है, सभी बार में दिया हुआ है। तो एक बार इक्वल टू कितना होता है, एक बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा P की वैल्यू आ जाएगी 0.14715 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है हमारा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है, यानी कि यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द प्रेशर ऑफ गैस इन द प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर हमारा वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, ये बिल्कुल गलत है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन डिक्रीजेज ड्यूरिंग द चेंज, ये भी गलत है। द हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज जीरो, क्यों जीरो, ये भी नहीं होता, ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंजेज। आइसोथर्मल प्रोसेस में होता ही यही है, टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। As per the first law of thermodynamics, when any system confined within a boundary is carried through series of operations such that the final state is same as the initial state, then कह रहा है ये कोई हमारा पीवी डायग्राम है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट क्या है, दोनों सेम है। इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों क्या है, सेम है। तब ये हमारा दो सिस्टम है, ये 1 है, ये 2 है। सिस्टम हमारा ऐसे आया, फिर ये इसका इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट है, इसका फाइनल स्टेट, दोनों सेम है। तो अब क्या होगा, हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या करता है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस द समेशन ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल डब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस के लिए यही होता है। तब यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, द नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू आर हायर देन द नेट हीट ट्रांसफर, ये नहीं होगा। द नेट वर्क ट्रांसफर इज हायर देन द नेट हीट ट्रांसफर, ये भी नहीं होगा। द नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर, यही आंसर हमारा होगा। साइक्लिक प्रोसेस के लिए यही होता है कि जो उसका हीट ट्रांसफर होता है, टोटल हीट ट्रांसफर इक्वल होता है टोटल वर्क ट्रांसफर के, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है, हमें पता है P1 V1 इज ln Vt ओवर V1, और यही हमारा क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन भी यही होता है P1 V1 ln V2 ओवर V1। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा हीट और वर्क डन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ऑप्शन क्या है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। द एरिया अंडर पीवी डायग्राम ऑफ ए नॉन फ्लो प्रोसेस, यानी कि क्लोज सिस्टम में द एरिया बिलो द पीवी डायग्राम ऑफ ए नॉन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट, पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है वो क्या बताता है, वर्क ट्रांसफर बताता है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस T1 ओवर T2, और ये सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर लिमिट्स पे डिपेंड करता है। इसका क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ वर्किंग फ्लूइड। एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड एज, एंथैल्पी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द सिस्टम। देखो एंथैल्पी को हम कैसे लिखते हैं, H इक्वल टू U प्लस PdV, तो ये क्या हो जाएगा, सम किसका है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये आंसर आपका सही है, ये गलत है। डिफरेंस ये भी नहीं है, डिफरेंस है ही नहीं, ये क्या है, सम है। फॉर ए क्लोज सिस्टम के लिए द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड एंड वर्क डन, यानी कि Q माइनस W पूछा है, क्या होगा, हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, W प्लस डेल्टा U, तो Q माइनस W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और हमें पता है इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन आता है, टेम्परेचर ओनली का। जब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा नहीं, डिक्रीज करेगा नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, नहीं ये नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी। द मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज टू, देखो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस T2 ओवर T1, इसका बेस्ट वे होता है एफिशिएंसी इंक्रीज करने का, क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएं। देखो सबसे इसका बेस्ट वे होता है एफिशिएंसी इंक्रीज करने का जो हमारा लोअर टेम्परेचर होता है, लोअर टेम्परेचर, यानी कि जो T2 है हमारा, इसको क्या करें हम, डिक्रीज कर दें। जब हम T2 को इंक्रीज कर देंगे, यही हमारा बेस्ट वे होता है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का। अंडर आइडियल कंडीशन आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर, ये सभी प्रोसेस आइडियल कंडीशन में क्या होते हैं, हमें पता है सारे, अब सभी प्रोसेस को हम क्या मान के चलते हैं, आइडियल कंडीशन में रिवर्सिबल मान के चलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं, जो क्या वेरी स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस या ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस है, ऑलमोस्ट रेस्ट, बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं ये सभी। ये ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो बहुत स्लो प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं, डायनेमिक प्रोसेस नहीं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, हाँ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही क्या होता है हमारा, वेरी स्लो प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन ए कार्नोट साइकिल हीट इज ट्रांसफर्ड एट, कार्नोट साइकिल हमारा क्या होता है, अगर हम टीएस डायग्राम बनाए कार्नोट साइकिल का, देखो तो कार्नोट साइकिल का ये टीएस डायग्राम है, यहाँ पे जो होता है हमारा हीट ट्रांसफर जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। यहाँ पे जो हमारा, ये हमारा क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये दोनों हमारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ये दो प्रोसेस हमारे क्या होते हैं, एडियाबैटिक होते हैं, दो आइसोथर्मल होते हैं। ये दोनों प्रोसेस हमारे क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये दोनों प्रोसेस हमारे क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। पूछता है कि कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कार्नोट साइकिल में क्या क्या होता है, तो आपको बताना है
2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं कार्नोट साइकिल में। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसे देखिएगा। ए रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल कंटेनिंग ओनली 3 प्रोसेसेस and producing work to be constructed, the constraints are there must be one isothermal process, एक isothermal process होना चाहिए, and there must be one isentropic process, one isentropic process होना चाहिए, maximum and minimum cycle pressure and the clearance volume are fixed, यानी कि उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर क्या है, फिक्स है, क्लियरेंस वॉल्यूम भी फिक्स है, एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस आर नॉट फॉलोड, यानी कि हमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं लेना है। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल साइकिल्स इज, तब कितने पॉसिबल साइकिल्स होंगे, यानी देखो आपको कोई साइकिल बनानी है जिसमें केवल है 3 प्रोसेस होने चाहिए, उसमें केवल कितने प्रोसेस होने चाहिए, 3 प्रोसेस होने चाहिए, जिनमें से एक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए, एक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने 1 से 2 क्या ले लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस ले लिया, फिर 1 से 3 से 1 क्या है, आइसेंट्रोपिक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरा प्रोसेस हमने ले लिया आइसोकोरिक प्रोसेस, एक पॉसिबल साइकिल ये हो गई। दूसरी पॉसिबल साइकिल क्या है, हमने एक आइसोकोरिक पे लिया है, दूसरा क्या ले लिया, आइसोबारिक पे ले लिया। वही आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे है। यहाँ हमने क्या लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले लिया है। अब तीसरा यहाँ पे क्या है, आइसेंट्रोपिक है, आइसोथर्मल है एंड आइसोकोरिक है। अब देखो यही प्रोसेस क्या हमने यही प्रोसेस लिया है, बस इसी को क्या किया, जस्ट रिवर्स कर दिया है। अब जो 3 से 1 था हमारा, इसको हम इधर कर दिए और इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो इससे हमारा क्या प्रोसेस क्या है, चेंज हो गया, इसके सीक्वेंस क्या हुए, चेंज हो गए। यही सेम कंडीशन यहाँ पे हमने इसी का रिवर्स यहाँ पे कर दिया है। जो हमारा 1 से 2 यहाँ पे आइसोबारिक था, यहाँ पे 1 से 2 क्या था, आइसोथर्मल था। तो इस तरह से हमारे कुल 4 तरह के कम्बिनेशन बनेंगे। देयर 4 टाइप्स के कम्बिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा। एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू ए गैस रिजल्ट्स इन, देखो कह रहा है कि एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम हीट ऐड करते हैं तो क्या होता है। देखो अगर हम ये देखो जैसे ये है, अगर हम यहाँ पे हीट एडिशन को दिखाएं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट ऐड किया जा रहा है। जब हीट ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे इसका क्या है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी इसका क्या है, इंक्रीज कर रहा है। जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आपको देखने क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सटर्नल वर्क भी हो रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। The difference between two specific heats Cp and Cv for a perfect for a gas represents, Cp and Cv का डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, Cp माइनस Cv का डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो क्या है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक्सटर्नल वर्क डन, इंक्रीज इन वैल्यू। देखो जो हमारा Cp होता है इसका दो तरह, इसका हम क्या है, Cv है, ये सिर्फ क्या हमारा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है, ये सिर्फ हमारा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। और जो सीपी होता है ये हमारा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन को भी, एक्सटर्नल वर्क डन भी इंक्रीज कराता है। बट सीवी में हमारा क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमारा वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि इसमें एक्सटर्नल वर्क हमें नहीं मिलता है। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा इंटरनल एनर्जी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिलेगा, एक्सटर्नल वर्क डन मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। Which of the following represents the perpetual motion of first kind, ppm first, ppm first क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होता है। इंजन विथ 100% थर्मल एफिशिएंसी, नहीं।
ए फुल रिवर्सल इंजन नहीं, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर सोर्स टू हाई टेम्परेचर सोर्स नहीं, ए मशीन दैट कंटिन्यूसली क्रिएट्स इट्स ओन एनर्जी, हाँ ये होगा। देखो पीपीएम फर्स्ट क्या होता है, पीपीएम फर्स्ट ये है, ये क्या है, वर्क प्रोड्यूस करे विदाउट सप्लाई एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पे बिना हमें हीट की सप्लाई किए ही अगर कोई मशीन वर्क प्रोड्यूस कर रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये पीपीएम फर्स्ट हमारा क्या करता है, फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, enables टू डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाँ फर्स्ट लॉ के हेल्प से ही हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। डज नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर द सिस्टम विल आर नॉट अंडरगो ए चेंज, सही बात है। डज नॉट इनेबल टू डिटरमाइन चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी फर्स्ट लॉ के थ्रू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड लॉ चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे आंसर हमारे सही होते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। It is proposed to make a direct heat to work converter out of an elementary system which absorb heat while doing isothermal work, exactly equal to uh, the heat absorbed, thereby keeping internal energy constant. Such a system is, क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट करके बताएं। देखो कह रहा है इट इज प्रपोज टू मेक ए डायरेक्ट हीट टू वर्क कन्वर्टर आउट ऑफ एन एलिमेंट्री सिस्टम विच एब्जॉर्ब हीट व्हाइल डूइंग आइसोथर्मल वर्क एग्जैक्टली इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। ये कहाँ पे पॉसिबल है, हीट इज इक्वल टू वर्क किस प्रोसेस में होता है, आइसोथर्मल सिस्टम में प्रोसेस होता है, बस यही पूछ रहा है ये पॉसिबल है या नहीं। तो आप क्या बता सकते हैं, ये क्या है, पॉसिबल है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 40 का डी हो जाएगा। देखो 41 का क्वेश्चन इनकरेक्ट था, इस वजह से इसको हमने लिया नहीं। 42 है, द टोटल हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम हम क्या लेंगे, सीवी लेंगे, तो हीट सप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सीवी डेल्टा टी। तो एम सीवी डेल्टा टी क्या ले सकते हैं, T2 माइनस T1, क्यों इक्वल टू, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, डी होगा, क्योंकि यहाँ पे सी है, ये एम आर है, सी है, यहाँ पे क्या है, सी बी, एम सी बी डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर यही कांस्टेंट प्रेशर पे पूछे हीट सप्लाइड क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी पी डेल्टा टी, यहाँ पे सी पी आ जाएगा, यहाँ पे सी बी, ये किस पे पूछा है, जब हमारा क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कह रहा है Cp ओवर Cv का रेशियो क्या होगा फॉर एयर, एयर के लिए Cp बाई Cv क्या होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। तो हमें पता है एयर के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.4। आंसर क्या हो जाएगा, 43 का ये हो जाएगा। 44 क्या है, ए गैस कंप्रेस्ड, अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन है कहे वैसे वैसे आपको सारे पॉइंट्स मेंशन करते जाना है, आंसर इजीली से आ जाएगा। ए गैस इज कंप्रेस्ड फ्रिक्शनलेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट, गैस किया कंप्रेस किया जा रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, 0.4 मीटर क्यूब एंड प्रेशर 0.1 मेगा पास्कल। तो प्रेशर यहाँ पे हमेशा क्या, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 मेगा पास्कल टू ए फाइनल स्टेट 0.2। देखो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या है, 0.4 मीटर क्यूब है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या है, 0.2 मीटर क्यूब है। एंड देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ 35 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द गैस, गैस से हीट ट्रांसफर हो रही है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, -35 किलो जूल। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू पूछा है, हम यहाँ से कैसे निकालेंगे डेल्टा यू, हमें पता है Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यहाँ हमें W पता चल जाए तो डेल्टा यू आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस डब्ल्यू, क्यों दिया है -35, W यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है, तो करते हैं, इसका आंसर क्या आता है।
अब देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस, अगर यहाँ पे हमारा क्या है वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखते हैं वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या होगा, P इंटू V2 माइनस V1। P क्या है 0.1 मेगा पास्कल है, इसको हम किस में करेंगे, किलो पास्कल में, क्यों, क्योंकि सभी आंसर हमारे किस में है, किलो पास्कल में। तो ये 100 किलो पास्कल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 100 इंटू V2 क्या है, इनिशियल वैल्यूम ये है, V1 है, ये हमारा क्या है V2, 0.2 माइनस 0.4, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 इंटू 0.2 यानी कि 20 आ गया, किसके साथ, माइनस के साथ, -20 किलो जूल। अब इस आंसर को हमें क्या यहाँ पे पुट कर देना है, देखना है, माइनस है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया है, वर्क डन हमारा कितना आया है, -20। अब ये क्या हो जाएगा, -35 प्लस 20 इज इक्वल टू -15 किलो जूल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही हमारा क्या है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। If a heat engine produce work without consumption of energy, then what kind of machine is this? कह रहा है ये कोई मशीन है, ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ से एनर्जी का कंजम्पशन नहीं कर रहा है, तो वर्क डन यहाँ से बट क्या है, ये वर्क डन वर्क क्या है कर रहा है, ये कौन सी मशीन है, पीपीएम फर्स्ट, पीपीएम सेकेंड, पीपीएम थर्ड। तो ये हमारी कौन सी मशीन है, पीपीएम फर्स्ट, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 45 का ए। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, वेर यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, U इक्वल टू 30 प्लस 0.5 T किलो जूल दिया है। इफ द टेम्परेचर, इफ द सिस्टम डज द वर्क ऑफ 5.5 किलो जूल पर केल्विन, यानी कि ये दिया हुआ है डेल डब्ल्यू ओवर डी टी। क्यों डी टी हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पे केल्विन में दिया है। ये क्या होगा 0.5 किलो जूल पर केल्विन। व्हाट इज द इंक्रीज इन हीट इंट्रैक्शन पर डिग्री टेम्परेचर। अब जो हीट भी पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, डेल क्यू ओवर टी पर डिग्री टेम्परेचर, ये हमें पूछ रहा है। तो अब क्या होगा, अगर ये सभी किस में है, टेम्परेचर के टर्म में है, इसको भी हमने किसके टर्म में रखना है, टेम्परेचर के टर्म में रखना है, तो इसको हम क्या किए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, डी यू ओवर डी टी। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 0, टी 0.5 टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0.5। बस अब यही वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, डेल क्यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी प्लस डी यू ओवर डी टी। अब यहाँ पे डेल डब्ल्यू ओवर डी टी का वैल्यू कितना है 0.5 प्लस 0.5 आ गया हमारा, डेल क्यू ओवर डी टी इक्वल टू कितना आ गया 1.0 किलो जूल पर केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द वर्क डन बाय ए सिस्टम इज 45 kg। वर्क डन कितना है, बाय द सिस्टम है, इसलिए हम क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, 45 किलो जूल हो जाएगा। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज बाय 15 kg। इंटरनल एनर्जी कितना डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज बाय 15 किलो जूल। व्हाट इज द हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट रिसीव कितना करेगा, हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, W प्लस डेल्टा U, W प्लस डेल्टा U।
द वर्क डन बाय ए सिस्टम is 45 kg. If the internal energy of the system is decreased by 15 kg, what is the heat received by the system is? अब यहाँ पे देखो W इक्वल टू कितना है 45 प्लस डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है -15. अब ये कितना आ जाएगा 30 किलो जूल. क्यू इक्वल टू कितना आ गया 30 किलो जूल. तो आंसर ये हमारा कौन सा है ए बी सी नहीं सी होगा 30 किलो जूल. कह रहा है फॉर ए प्रोसेस विच इज नॉन फ्लो मीन्स क्लोज्ड सिस्टम यू इज इंटरनल एनर्जी क्यू इज हीट एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा यही तो कहता है ना डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. तो कौन सा इक्वेशन यहाँ से मैच करेगा आई थिंक इक्वेशन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट प्रोसेस डज कार्नोट साइकिल कंसिस्ट. अभी हमने आपको बताया था कार्नोट साइकिल में क्या होता है 2 2 2 2 2 क्या है आइसोथर्मल है और 2 क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस है. आपको कार्नोट ऐसे रखना है 2 2 2 आइसोथर्मल है 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है. कौन सा ऑप्शन होगा 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस. ऑप्शन यही करेक्ट है. 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम ये नहीं है. 2 आइसोथर्मल 2 कांस्टेंट प्रेशर ये भी नहीं है. 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम ये भी नहीं है. आंसर इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा. ए गैस इज कंप्रेस्ड फ्रिक्शनलेस फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट बाय y मीटर क्यूब एंड 1 megapascal to a final state of 0.2 meter cube and 1 megapascal. There is a transfer of 40 kilojoule of heat from the gas and a drop of 20 किलोजूल इंटरनल एनर्जी. व्हाट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ वॉल्यूम. देखो क्या गैस को कंप्रेस किया जा रहा है बट यहाँ पर आपने देखा होगा प्रेशर क्या है हमेशा कांस्टेंट है 1 मेगा पास्कल. अगर इसको हम किलो पास्कल में बदले तो क्या हो जाएगा 1000 किलो पास्कल ये प्रेशर हो जाएगा. एंड हीट ट्रांसफर कितना है फ्रॉम द गैस से ट्रांसफर हो रहा है तो हम क्या लेंगे निगेटिव लेंगे -40 किलो जूल. एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी में ड्रॉप कितना है ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे क्या लेंगे निगेटिव लेंगे -20 किलो जूल. अब पूछा क्या है यहाँ पे इनिशियल स्टेट ऑफ वैल्यू यानी कि y की वैल्यू पूछा हुआ है. अब देखो ये है गैस कंप्रेस किया जा रहा है कहाँ से ये हमारा क्या है गैस पीवी डायग्राम है. ये हमारा पीवी डायग्राम है. यहाँ पे y है कहाँ तक कंप्रेस कर दिया जा रहा है 0.2 मीटर क्यूब तक एंड 1 मेगा पास्कल. अब देखो प्रेशर कितना दिया है 1 मेगा पास्कल. यहाँ से हम पहले क्या निकाल लेंगे वर्क डन निकाल लेंगे. वर्क डन क्या हो जाएगा P इंटू dV चेंज इन वैल्यूम. P क्या प्रेशर कितना है 1000 किलो पास्कल इंटू dV क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल क्या है 0.2 माइनस y. अब देखो इसको अब सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा इसको W यहाँ से निकाल लेंगे उसके बाद हम किस इक्वेशन में रखेंगे इसको Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U में रखेंगे. जब इसमें हम रखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो कहीं दिया होगा वर्क डन भी दिया होगा. इस क्वेश्चन में y की वैल्यू आएगी कैसे देखो आएगा y की वैल्यू पता चलेगी. देखो अब यहाँ से हमें वर्क डन की वैल्यू पता होनी चाहिए ना. वर्क डन क्या होगा अब यहाँ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं क्या. देखो यहाँ से क्या Q की वैल्यू कितना है -40 इज इक्वल टू W चाहिए मुझे डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना है -20. इसको इधर लाएंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा -20. यहाँ से W इक्वल टू -20 आ गया. तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो -20 इज इक्वल टू
1000.2 माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया, ये -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 100y, इसको इधर लाते हैं, ये 2 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 100y। एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखते हैं, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब देखो यहाँ से हो जाएगा -22 इज इक्वल टू -100y। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कैंसिल, 22 ओवर 100, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 0.22 मीटर क्यूब। क्यों y की वैल्यू मीटर क्यूब में आई है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू किसमें था, मीटर क्यूब में था। सर हमारा मेगा पास्कल में था, इसको हमने किलो पास्कल में किया। क्यों किलो पास्कल में किया, क्योंकि जो हमारा हीट एंड इंटरनल एनर्जी किसमें था, किलो में था, इसलिए हमने इसको सेम यूनिट में किया, किलो जूल है किलो पास्कल, तो इस वजह से हमने इसका कन्वर्जन किलो पास्कल में किया था। अब यहाँ से हम वर्क निकालेंगे और इस वर्क से इक्वल करा देंगे, तब यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 का बी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग इंजीनियरिंग विथ रजनीश। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं इम्प्रूवमेंट ला सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।